बुलेट रिपोर्टर में अब तक आपने देखा सासाराम, गया, बांकीपुर, नालंदा, बेगूसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, वाल्मीकि नगर और समस्तीपुर का चुनाव। आज बुलेट रिपोर्टर में आपको दिखाएंगे लोकतंत्र की जननी वैशाली का इतिहास और महुआ के मतदाताओं को कौन आ रहा है राह। नमस्कार, दुनिया को पहला गणतंत्र देने वाले वैशाली की धरती से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त जिस जगह पर मेरी मौजूदगी है, दरअसल यहां पर सम्राट अशोक ने एकाश्म सैन्य स्तंभ की स्थापना की थी, जो कि 18.3 मीटर ऊंचा है। और इसी को देखने के लिए न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहां पर खिंचे हुए चले आते हैं। लेकिन इस जगह का कितना हुआ है विकास? विधानसभा के लिए आखिरी चरण में जिन 2 सीटों के लिए मतदान होने हैं, वहां पर इस वक्त किसका चल रहा है सबसे ज्यादा नाम? कौन पड़ेगा किस पर भारी? कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की जनता वोट करने के लिए जाएगी? आज इस धरती से इसी बड़ी बात की करने वाले हैं हम। ये आत्म जागृति का प्रतीक है, वही वैशाली जहाँ से निकली लोकतंत्र की लालिमा से सारा संसार रोशन हो गया। गौरवशाली इतिहास की हथेली पर बसे इस नगर के बिना बिहार का इतिहास अधूरा। शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का ये अनमोल टुकड़ा आने वाले कल की धरोहर है हमारे पास। और लोकतांत्रिक आदर्शों के बदलते मानदंड वाले इस दौर में आज इसे सहेजे जाने की जितनी जरूरत है, उतनी शायद कभी नहीं रही। जिस सैन्य स्तंभ की स्थापना सम्राट अशोक की ओर से यहाँ पर की गई है, दरअसल हम यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें कि पूरा ये 18 मीटर ऊंचा स्तंभ आप देख रहे हैं, लेकिन इससे बिल्कुल सटा हुआ ये बस 4 कदम की दूरी पर यहाँ पर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है। बहुत सारे मेंढक भी यहाँ पर मरे हुए हमको दिखाई दे रहे हैं और इसी तरह ज्यादातर हिस्से में है। हालांकि पूछने पर हमें ये बताया गया है कि दरअसल यहाँ पर काफी ज्यादा पानी भर गया था, लेकिन पानी को हटाने का काम जारी है, क्योंकि अब कोरोना का डर लोगों के मन से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिंदगी पटरी पर आ रही है, लोग भी यहाँ पर आने जाने शुरू हो गए हैं। इसी वजह से तेजी से काम करवा कर यहाँ से पानी को हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर इसी तरह से पानी भरा रहा तो यकीनन इस सैन्य स्तंभ को काफी नुकसान पहुंच सकता है। एक वक्त था जब भगवान महावीर की जन्मभूमि और भगवान बुद्ध की कर्मभूमि रहा ये इलाका पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार रहता था। लेकिन इस साल सारी दुनिया की तरह यहाँ भी कोरोना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। बिल्कुल खाली है एकदम। मतलब दिन भर में 1-2 लोग आते हैं, वरना वो भी नहीं आते हैं। इंडियन लोग आते हैं, कोई आते नहीं। पहले कितनी कमाई होती थी, अभी कितनी होती है? अभी तो कुछ है ही नहीं, सारा दुकान बंद है अभी। अच्छा। कुछ है नहीं। तो क्या चाहते थे बताइए, नेता कौन सा अच्छा लगता है? नेता तो यहाँ का चेंज होना बहुत जरूरी है। यहाँ चेंज होना जरूरी बहुत जरूरी है। मतलब नीतीश कुमार का चेंज होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई डेवलप है या नहीं, कोई स्कूल है अच्छा। तो वो अगर चेंज हो जाएंगे तो डेवलपमेंट हो जाएगा। बिल्कुल। बहरहाल हमने लोकतंत्र के अतीत से रुख किया लोकतंत्र की। बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है। इस सिलसिले में पिछले कई दिनों में अपनी बुलेट से बिहार की सड़कें नापते हुए हमने बिहार के अलग अलग शहरों और क्षेत्रों के मुद्दे आप तक। सीमांचल के दरभंगा जिले के हियारी गांव से आप सभी का स्वागत है। नालंदा विश्वविद्यालय और उसी के गेट पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। काम हुआ है, लेकिन जहाँ तहाँ जैसा हुआ। मुजफ्फरपुर से आज करेंगे बड़ी पड़ताल। नए दिन कब आएंगे आप? रामधारी सिंह दिनकर के गांव सिमरिया से आप सभी का स्वागत है। सड़कें एकदम टूटी हुई हैं जहां से हम आ रहे हैं। जी मैडम। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना यहीं पर की थी। गोपालगंज के अलग अलग हिस्सों से होते हुए हमारी ये बुलेट तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इसी सिलसिले में हमने पाया कि हर बार की तरह इस बार भी यहाँ वादों, दावों और इरादों के बीच सबसे ऊपर अगर कोई मुद्दा है तो वो है जातिवाद का। समझना मुश्किल है कि आखिर बिहार में उम्मीदवारों के चयन से लेकर वोटिंग तक का हर फैसला जातिगत आधार पर ही क्यों किया जाता है। बिहार के इतिहास में सवर्णों का बोलबाला था। मैथिल ब्राह्मण यहाँ पर राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत माने जाते थे। 1961 से लेकर 1990 तक की सियासत को अगर हम देखें तो 5 ब्राह्मण मुख्यमंत्री इस बिहार को मिले। लेकिन 1990 के बाद यहाँ की सियासत पूरी तरह से बदल गई। बिहार की सियासत में सीने में किसी शूर सा धंसा हुआ है जातिवाद। ऊंची जातियों के वर्चस्व वाली राजनीतिक संरचना के काल से लेकर ओबीसी और विशेषकर यादवों को बिहार की राजनीति के केंद्र में लाने वाले मंडलोत्तर राजनीति के दौर तक यहाँ जातिवाद कभी नेपथ्य में गया ही नहीं। यहाँ तक कि जब 2005 में विकास पुरुष की छवि लेकर आए नीतीश कुमार सत्तासीन हुए तो भी वो दलित राजनीति को महादलित कलेवर देने में जुट गए।
नीतीश सरकार ने 2005 में 22 में से 21 दलित जातियों को महादलित घोषित कर दिया और 2018 में पासवान भी महादलित वर्ग में शामिल कर लिए गए। विकास का मुद्दा चुनावों के दौरान हावी तो है, रोजगार का मुद्दा भी छाया हुआ है, लेकिन जाति है जो विधानसभा के चुनाव से बिहार में जाती रही। अगर जातिगत आंकड़े पर हम नजर डालें तो आपको बता दें 13% यादव, कोयरी कुर्मी तकरीबन 11%, पासवान और साथ ही इसमें आ जाते हैं रविदास तकरीबन 16% के आसपास। धर्म के आधार पर देखा जाए तो 17% यहाँ पर मुसलमान हैं, ब्राह्मण आते हैं 5%, राजपूत 5%, 4% भूमिहार हैं। और इन जातिगत आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ही वोटिंग के लिए जाती है जनता, ये इतिहास रहा है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इसी के मद्देनजर पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों का चयन भी किया जाता है। तो क्या वाकई बिहार में जातिगत समीकरण साधे बिना सत्ता के शिखर पर पहुंचना असंभव है? और राजनीतिक रूप से देश के सबसे जागरूक राज्य बिहार में क्या ये हालात कभी बदल सकेंगे? फिलहाल इन सवालों के साथ हमने अपने बुलेट के पहिए घुमाए वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र की ओर। वैशाली जिले की 2 सीटें महुआ और फातेपुर के लिए डाले जाने हैं वोट आखिरी चरण में। महुआ ये वो विधानसभा जहां पर तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बड़े बेटे ने 2015 में जीत हासिल करते हुए अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इस बार उन्होंने सीट बदल ली है। जबकि फातेपुर आपको बताते चले बीते 20 सालों में 3 बार आरजेडी ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन अब की बार वहां पर किसका होगा बेड़ा पार, ये अपने आप में बड़ा सवाल। चौक पर इस वक्त हम आ गए हैं, आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए क्या रहने वाला है। क्या लग रहा है कौन नेता अच्छा है? आरजेडी। आरजेडी क्यों? आरजेडी जैसे नया युवा नेता है जो विकास के लिए काम कर सके। अभी तक बेरोजगारी जो बढ़ा हुआ है वो सब। कुमार रोशन इस बार महुआ सीट से चुनावी मैदान में है। पिछली बार आपको बता दें लालू यादव के बड़े बेटे यहां से चुनाव जीत कर गए थे। इस बार कितनी मुश्किल इनके लिए, इसके बारे में जानते हैं। किस तरह की चुनौती देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है। यहाँ पूरा महुआ जो है वो तेजस्वीमय हो चुका है और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए युवा जो है वो सब तैयार है। मतलब जीत होगी आपकी? बिल्कुल जीत होगी। कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर लोगों के बीच जाकर आप वोट मांग रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। लोगों को रोजगार देंगे, हमारी सरकार आएगी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का कोई प्लान तैयार किया या हवाई बातें हैं? उसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है। हाँ। ब्लू प्रिंट तैयार है। तेजस्वी यादव जी पिछले 5 साल से नीतीश कुमार जी ने कितना सारा डिपार्टमेंट है जिसमें बैकलॉग खाली है, 4.5 लाख जो है वो बैकलॉग है। एसएससी में है, बीपीएससी का देख लीजिए उठा के। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारा वैकेंसी है जो कि बचा हुआ है। लेकिन सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि आपकी सरकार आएगी तो जंगल राज वापस आ जाएगा। अभी क्या मंगल राज है क्या? अभी जो आए दिन लूट हत्या बलात्कार हो रहा है तो उसका क्या? ये कैलेंडर क्यों मांगी हैं आप? क्या काम आएगा? वोट गिराने के लिए, देखने के लिए। वोट गिराने के लिए कि कौन है इस बार चुनावी मैदान में? हाँ, वही देखने के लिए। वो देखने के लिए आप मांगी हैं। तो क्या लग रहा है किसका माहौल है, कौन नेता अच्छा है? लालू। लालू जी अच्छे हैं। तो लालू जी तो यानी उनके बेटे को जानती हैं आप? हाँ, तेज प्रताप। तेज प्रताप यहाँ से आपके विधायक थे। हाँ। ये बताइए अम्मा, कौन नेता अच्छा है? नेता तो जैसे अच्छा गांव के लिए विकास करता थी, विकास करता थी, वही नेता अच्छा रहा। किसका हम वोट? हमरा तो कोई नहीं कुछ देता है, हम कौन वोट देंगे? हाँ, किसको देंगे हम वोट? क्यों कोई हाँ? कुछ नहीं करता है? कोई कुछ नहीं, हमको न घर है, न द्वार है, न रास्ता घाट है, हाँ, को वृद्धा पेंशन है, कथी पर हम वोट दें? कौन सा नेता अच्छा लगता है ये बताओ? लालू यादव। लालू यादव। उनके बेटा का नाम सुनी हो किसी का? नहीं। किसी का नहीं सुनी हो? उनके बेटा का नाम क्या है? राम है, सीता है, तेज प्रताप, तेजस्वी, क्या है नाम? नहीं जानती हो? महुआ में हम कुछ और आगे बढ़े तो रास्ते में जोर शोर से दिवाली और छठ की तैयारी में काम पर जब जलता है तो उसके तले अंधेरा होता है, दिया तले अंधेरा। कुछ ऐसी ही स्थिति इस गांव की भी है। कुम्हार हमारे साथ मौजूद हैं जो मिट्टी को अलग अलग रंग रूपों में ढालकर अलग अलग खांचों में सजाते संवारते हैं और फिर बाजार में इसकी बिक्री त्योहारों में खासतौर से दिवाली और छठ के दौरान बढ़ जाती है। लेकिन इनकी जिंदगी इससे कितनी बदलती है ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक। अशोक जी, कितनी कमाई कर लेते हो आप? कहाँ इसमें कमाई होता है, जरा नहीं होता है। नहीं। कितने घंटे, अगर मान लीजिए आप 5 घंटे काम करते हैं तो कितना पैसा बन सकता है? इसका 8 घंटा ड्यूटी करता हूँ तो 400 रुपये कमाते हैं। देखिए हम लोग अभी जैसे पुराना में चल रहे हैं, पुराना में जाएंगे। पुराना कौन? हमारा लालटेन छाप है। लालटेन छाप। हाँ। तो नेता कौन सा अच्छा लगता है आपको?
नेता दे अथी दिया है अथी मोदी मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? दिया है। ये कौन है? ये आपकी पत्नी है। आपको लालटेन पसंद है, इनको मोदी जी पसंद है। ये गजबे हाल है भाई, ये तो बढ़िया है। एक ही परिवार में एक जनी लालटेन वाले, एक जने मोदी वाले। मोदी जी क्यों पसंद है आपको? पसंद है से अथी दिया है, राशन दिया है फ्री में, गैस अच्छा, गैस भी दिए हैं, गैस का चूल्हा, राशन भी फ्री में दिए हैं, हाँ तो इसलिए आपको नरेंद्र मोदी जी पसंद है। और ये इनको मोदी जी पसंद है, आप कह रहे हैं लालटेन छाप। तो मेरा पत्नी है, जाने ढूलेगा कहीं ना हम ढूलेंगे। हाँ, वो जहाँ कहेंगे तो ही ना देंगे अधिकार। आप पलट गए, मतलब वो कह रही है मोदी जी, तो आप पलट जाएंगे। मोदी जी के दे देंगे। वही चाहते हैं हमको। हम लोग को तो कोई अथी नहीं है, ना खेती है ना पथारी है, कोई नहीं कमाते तो खाते हैं, नहीं कमाते तो नहीं खाते। नेता कौन सा ठीक लगता है आपको? लगता है कि आप लोगों का भविष्य अच्छा करेगा? अरे अभी तो कोई नहीं, हम सोचे कि कौन किसको देंगे, बाकी मन में देखे से वो दिन देखेंगे। कुछ और आगे बढ़े तो जेडीयू की उम्मीदवार का काफिला जोर शोर से प्रचार में जुटा हुआ दिखा। महुआ के अख्तियारपुर गांव में हम आ चुके हैं। जेडीयू की प्रत्याशी डॉक्टर आशमा परवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी मुश्किल टक्कर इस बार की दिखाई दे रही है आपको? कोई मुश्किल नहीं है। नहीं है मुश्किल? बिल्कुल नहीं। जीत रही हैं? बिल्कुल। कौन सा मुद्दा है जो आपको जीतने में मदद कर रहा है, क्या लग रहा है? मुद्दा विकास का मुद्दा, क्योंकि जहाँ भी मैं जा रही हूँ अभी कैंपेन के दौरान, तो सारे लोग यही बोल रहे हैं कि जब वहाँ केंद्र में मोदी सरकार और यहाँ पर बिहार में नीतीश सरकार जो इतनी सुविधा दे रही है सारी जनता को, तो कुछ दूसरा सोचना ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं हम लोग के पास। मतलब जो काम किया है उसके आधार पे आपको लग रहा है कि इस बार की जनता यहाँ पर आपको जिता देगी? बिल्कुल बिल्कुल। ढलती शाम के साथ हमने मतदाता का मन टटोलने के लिए महुआ के चक मुजाहिद गांव का रुख किया। मुद्दा कौन सा बड़ा है दादा इस बार आपका? अब देखिए, हम लोग जो हैं हाँ, वो हम लोग लमटेम छाप है, लालटेन छाप हैं आप लोग? लालू अच्छा। जी का। हाँ। इसलिए कि हम लालू जी का ही जिंदा किया हुआ है। अच्छा। हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, हाँ। जिसमें हमारे वो काफी मदद किए। आपके हार्ट के ऑपरेशन में लालू जी मदद किए थे पूरे। हाँ। तो इसलिए हम लोग लालू जी की मदद करते हैं। अच्छा जी। यहाँ का चुनाव में वही है लमटेन छाप। नीतीश जी दारू अथी करके मान के चलिए कि दारू जो बंद किए उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सके। नेता तो यही लमटेन छाप अभी सही है लालटेन छाप जी। उससे तो तंग हो गए हैं अभी। किससे तंग हो गए हैं? वही तीर छाप से। तो कहर वाला को बोलेंगे कि नीतीश कुमार को नहीं दीजिए, तो घर से बेघर हो जाएंगे। क्यों घर से बेघर हो जाएंगे? अरे भैया एनआरसी ना लगा देगा इसके बाद। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अल्ताफ कुरैशी। तो आपको लग रहा है कि एनआरसी लगा देंगे तो घर से बेघर हो जाएंगे? जी जी बेशक। लेकिन वो लोग तो मना करते हैं कि एनआरसी में ऐसा कुछ है ही नहीं। अरे भैया, अब नेता का कभी है, पलटू चचा है, कभी भी पलट सकते हैं। बदलाव की बयार है या फिर नीतीश कुमार है, ये सवाल पूरे बिहार में छाया रहा। लेकिन अब आखिरी दौर का मतदान बाकी है। वैशाली की 2 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। कौन पड़ेगा, किस पर भारी, इसके लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। लेकिन अगर आप इस इलाके के वोटर हैं तो वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, महुआ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।